अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज का दिन भी डेवलपमेंट से भरपूर रहा है। एक के बाद एक ख़बरें जो हैं वो आती रही हैं और उनके बारे में ज़रा करते हैं बात। लेकिन अब से चंद लम्हों पहले वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बड़ा ऐलान उनकी जानिब से कर दिया गया है। पेट्रोल और डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 180 रुपए फ़ी लीटर तक पहुंच चुकी है। कल IMF के साथ जो मुज़ाकरात थे, IMF ने शर्त आयद कर दी थी कि जब तक आप पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा नहीं करते तब तक अगली किस्त नहीं मिलेगी। और आज वो हुकूमत जो इतने अरसे से घबरा रही थी ये ऐलान करने से या ये फ़ैसला करने से कि इन कीमतों में इजाफा करना है, आज उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है और अब आवाम को 1 लीटर पेट्रोल 180 रुपए में मिलेगा। तो इसका रिपल इफेक्ट भी आएगा डेफिनेटली। बाकी चीज़ें भी हम देखते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज कौमी असम्बली का इजलास, उसके बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। बड़ी अहम और बड़ी फुर्तियाँ दिखाई गई हैं आज इस हुकूमत की जानिब से। नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। इसके साथ साथ EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको इंट्रोड्यूस कराया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसको ख़त्म करने का बिल मंजूर किया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट डालने के हक़ से मुतालिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से बिल लाया गया था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है आज के दिन। इससे पहले इमरान खान साहब डी चौक पहुंचे थे। बड़ी रुकावटें लगाई गई इस हुकूमत की जानिब से, हर जगह रोकने की कोशिश की गई। कारकुनान को भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको जलसे की इजाज़त दी जाए, ये धरना करना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं, इनको जगह दी जाए। लेकिन डी चौक पहुँचने का ऐलान किया इमरान खान साहब ने और उनके हमरा जो दीगर उनके कारकुनान थे वो भी काफिलों की सूरत में वहाँ पर पहुँचे। हैवी शेलिंग वहाँ पर हमने देखी। कैमरे की आंख ने सब कुछ जो है वहाँ पर महफूज किया और आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा। हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद है डेफिनेटली उन्होंने भी देखा और उनमें से कुछ वहाँ पर मौजूद भी थे जो ये विटनेस कर रहे थे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं। एलिना शिगरी साहिबा सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं और अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अतर काज़मी साहब, फाइनली लगता है इस हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि जो गैर मकबूल सियासी फ़ैसले थे, जो कि सियासत की कुर्बानी भी कहा जा रहा था कि अगर ये फ़ैसले लिए तो सियासी तौर पर कुर्बानी देनी पड़ेगी, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा या बाकी चीज़ों की कीमतों में इजाफा, फाइनली वो कर लिया गया है और अब ऐलान भी कर दिया गया है पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का। जी, ऑब्वियसली ये इस फैसले की सियासी कॉस्ट तो होगी, लेकिन ये इनको पता था कि किस किस्म के फैसले करने हैं। उसके बावजूद ये हुकूमत में आने में इंटरेस्टेड थे। जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत ली वो भी आपके सामने है। फैसला ये नहीं था कि इस फैसले से क्या पाकिस्तान का फायदा होगा या पाकिस्तान का नुकसान होगा। फैसला ये करना था कि क्या इस फैसले से जरदारी खानदान के बच्चों, शरीफ खानदान के बच्चों, असफंदियार वली के बच्चों और मौलाना साहब के बच्चों का कोई सियासी तौर पे नुकसान तो नहीं होगा। अगर नुकसान होगा तो किस तरह मेक श्योर करना है कि आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इन्हीं को इलेक्ट करती रहें और इनकी जो ये सियासत है वो चलती रहे। तो ये फैसला बिटवीन पाकिस्तान के मुफाद और पाकिस्तान के मुफाद के मुखालिफ नहीं करना था। फैसला था कि क्या आपने पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करने या अपने खानदानों के मुफादात में करने। तो उन्होंने अपने खानदानों के मुफादात में किए फैसले, जितना अरसा वो खींच सके वो खींच रहे। अब उनको ये लगा कि हुकूमत नहीं चल सकती तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है। ऑब्वियसली इसके इकोनॉमिक भी आपको पता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ये वो लोग हैं जो गुज़िश्ता 3 सालों से मसलसल इमरान खान के ऊपर तनकीद करते रहे, मुख्तलिफ चीजों के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। लेकिन इमरान खान ने 14 दफा, जी लेट मी रिपीट, ऑलमोस्ट 14 टाइम्स पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। उसको पता था कि उसका सियासी नुकसान होगा, लेकिन वो मुल्क के फायदे में था तो इसलिए वो करना जरूरी था। यहाँ पे इनको एक दफा बढ़ाते हुए इतनी तगोदो करनी पड़ी। तो आप देखें आगे ये किस किस्म के फैसले करते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कल से अब तक जो भी हो रहा है, जिस तरह से इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँचे और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो धरना दे देंगे, लेकिन उन्होंने धरना नहीं दिया बल्कि अल्टीमेटम दे दिया 6 रोज़ का। उसके बाद आज हमने देखा पार्लियामेंट में जो कुछ होता रहा, जितनी तेज़ी के साथ वहाँ पर बिल मंजूर किए गए, महसूस ऐसा हो रहा था कि शायद वाकई अब हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं हम,
तो फिर आपको लगता है ये जो ऐलान है अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का, ये भी उसी के लिए किया गया है क्योंकि इलेक्शन की तरफ बढ़ने का मतलब और उससे पहले इस तरह के फैसले करना ये इस हुकूमत के मफाद में अगर सियासत के लिहाज से देखा जाए तो नहीं था, या फिर अभी इन्होंने फैसला नहीं किया है, कोई डील नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान साहब का एक एब्रप्ट और एक एंटी क्लाइमेक्स जो हुआ है, मैं अभी भी समझता हूँ कि जो हकाइक हैं या जो चीज़ें उनको पता हैं वो गलबन वो शायद उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है कि वो अवाम के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपने देखा आज भी वो तकरीबन गायब ही रहे हैं, उनके काफ़ी बाकी जो लीडर है वो भी गोल मोल बातें करते हैं। इसका मतलब देयर इज समथिंग मिस्टीरियस अबाउट द होल थिंग, या वो कुछ घबरा गए थे कि ये मामला कुछ। देखिए, एक मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब की एक चीज़ मैंने नोट की है कि वो वैसे तो वो क्रिकेटर है, लेकिन हॉकी की गेम की इस्तिलाह में कहा जाता है कि वो जो सेंटर फॉरवर्ड है, जब वो डी में आता है और डी में आके फिर वो अगर गोल ना करे तो उसको स्ट्राइकर नहीं कहते फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और इमरान खान साहब को मैंने ये नोट किया है, वो डी में तो आ जाते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी मेहनत, बड़ी तैयारी के साथ लेके आते हैं तमाम अपने प्लेयर्स को अपने पूरी हॉकी के ग्राउंड में, लेकिन जब मुखालिफ की गोल में डी में आते लेकिन गोल नहीं करते। सो अगर तो वो कल या आज सुबह अगर वो वाकई जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव ले आउट किया था अपने लोगों के सामने कि मैं डेट लेके इलेक्शन का पूरा ऐलान लेके मैं उठूंगा, तो फिर हम ये या उससे कुछ तकरीबन नज़दीक भी वो आज इंडिकेट भी कर देते हैं कि जी जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 100% नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक वो पूरा हो गया। मुझे अश्योरेंस दे दी गई है और बड़ी क्रेडिबल अश्योरेंस है, और मुझे अब तसल्ली है कि मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया जा रहा। तो फिर भी लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई, ये जितनी मोबिलाइजेशन हुई है, जितनी गोलियां खाई गई हैं, डंडे लाठी उन पर बरसाए गए हैं, तो चलो इट वाज वर्थ इट। तो लेकिन ये मामला जो है सडनली जो उन्होंने ये एंटी क्लाइमेक्स हुआ, आप उसको यू टर्न बोले जो भी कहें, मैं समझता हूँ उन लोगों को पता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, आप नोट करें कि अपना मुल्तान के जलसे में जब पीक पे थे और उन्होंने ऐलान करना था डेट का, तो उस वक्त भी उन्होंने नहीं किया, तो थोड़ा से लोगों को मायूसी हुई कि यार ये चक्कर क्या है। फिर उन्होंने खुद कहा कि जी वो फोन आए थे, ये था, तो बाद में खुद मान गए कि जी 2 दिन के लिए मैंने उसको मौखिर कर दिया और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में ले गया। वहां पे भी उनको 1 मिनट पहले फोन आया था। इसका मतलब ये कि कोई कुव्वत है या कोई ऐसी क्रेडिबल लोग हैं जो कि उनको कह रहे थे कि अपना ये लॉन्ग मार्च ऐलान न करो, इसको इसकी डेट को डेफर कर दो, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। फिर बीच में खबर अगर आप नोट करें, खबर ये भी आई थी कि इनके कुछ वज़रा हैं जो उनके एडवाइजर हैं, मॉडरेट किस्म के लोग, ये कोई हेलीकॉप्टर में आए हैं इस्लामाबाद में। आप किससे मिलने आए हैं? गवर्नमेंट के लोगों से मिलने आए हैं, अल्लाह जानता है। फिर एक और इंडिकेटर जो मीडिया में आई और सोशल मीडिया पर खासकर कि सदर मुमलिकत जो है वो पेशावर गए और उनकी मुलाकात वहां पे उनसे हुई है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ बैक चैनल में कुछ चल रहा था जो ना आपको मालूम है, ना मुझे मालूम है, ना आम लोगों को मालूम है, ना इनके लोगों को मालूम है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐलान कर दिया, अभी भी कुछ ना कुछ तो हुआ है ना ब्रिगेडियर साहब, जिसकी वजह से इमरान खान साहब इस तरह से धरने का ऐलान कह लें वो किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद वहां से वो अचानक से चले गए। एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था, कोई ना कोई बातचीत। उसके बाद आज शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से पार्लियामेंट में खड़े होकर थोड़ी सी इंडिकेशन इस चीज़ की दी है कि हम इस पार्लियामेंट ने फैसला करना है इंतखाबात का, तो हम कमेटी भी बना सकते हैं मुज़ाकरात के लिए। देखिए, जितनी जल्दी से वो ये इलेक्शन रिफॉर्म और नैब को तकरीबन उन्होंने समझे उन्होंने बंद ही कर दिया, वो तो बेहतर था कि नैब के वो जो ऑर्डिनेंस है जो उन्होंने आज जारी किया है उसमें लिखते थे, सब एक जुमला लिखते, एक आयत लिखते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतनी लंबी चौड़ी अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं थी। आप समझे कि नैब तो खत्म हो गया, वो तो दैट इज इट्स अ क्लोज चैप्टर। वो अगली को गवर्नमेंट आएगी तो फिर इसको खोलेगी, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेता है या नहीं कि नैब का इदारा ही तकरीबन ना होने के बराबर रह गया। बट मेरा पॉइंट ये कि यस जल्दी में है, कल वो ये चीजें सेनेट में लेके जा रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म, ईवीएम, वो तमाम चीजें, ओवरसीज वोटिंग। लेकिन आज जो उन्होंने एकदम कीमतें बढ़ाई हैं,
मेरा ख्याल है ये शायद ये वजह भी है कि ये चाहते हैं कि कोई एक वो इंस्टॉलमेंट जो भी इनकी ड्यू बनती है $500-600 मिलियन या $1 बिलियन वो इनको मिल जाए, ताकि इनके अगले 15 दिन जो है, और जो बजट इन्होंने बनाना है, पता नहीं इन्होंने बनाना किसी और ने, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई इलेक्शन अनाउंसमेंट और उस तरफ ये जा रहे हैं। हालांकि स्पेकुलेशन तो बहुत हो रही हैं मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, कि गालिबन शायद 2 जून को पता नहीं ये क्या ऐलान करने वाले हैं, वो लिफाफा साइन कर दिया गया है, ऐसी ऊट पटांग बातें तो बहुत फिर रही हैं, बट वो क्रेडिबल नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने बहरहाल 6 दिन का अल्टीमेटम तो दे दिया है कि 6 दिन तक असेंबलियां तहलील करें और इलेक्शन की डेट दें। मैं आपको आयशा मेरी बात एक जुमला सुन ले काइंडली। जी। अगर ये 6 दिन का जो इमरान खान ने अल्टीमेटम दिया है, ये भी आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनको वो देखें, ऐसे लग रहा था जिस तरह कि बस वो जल्दी में है, वो वहां से निकलना चाहते थे। और अगर ये 6 दिन का अल्टीमेटम पूरा होता है, मेरा नहीं ख्याल कि जिस किस्म की मोबिलाइजेशन अभी केपीसी हुई है, पंजाब से तो ना होने के बराबर थी। मेरा नहीं ख्याल है कि लोग जो है अब उनकी अगली कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे जिस तरह अभी उन्होंने रिस्पॉन्ड। यानी आप कह रहे हैं कि मोमेंटम उस तरह का नहीं होगा अगर दोबारा आने का ऐलान करते हैं। ठीक है। अलीना, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अचानक से इमरान खान साहब जो है ना सिर्फ जलसा करके वहाँ से रवाना हो जाएंगे। आपको भी लगता है ऐसा? क्योंकि जैसा ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन तो बहुत हो रही है कि कोई ना कोई बातचीत हुई है, कोई ना कोई डील हुई है। इससे पहले खबरें भी चलती रहीं कि हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात इनके हो रहे हैं। तो क्या आपने देखा वफाकी दारुल हुकूमत में या वहाँ की सियासत में जो हो रहा है, वाकई में इमरान खान साहब के साथ कोई बातचीत हुई है जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने से मुतालिक? थैंक यू सो मच आयशा। अव्वल तो जो एक्सट्रीम पोजीशंस नज़र आ रही थी गुज़िश्ता रोज़ तक, गुज़िश्ता रात तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर क़यादत है वो भी टीवी चैनल्स पे आके मुसलसल यही बात कह रही थी कि जी मुज़ाकरात, अब तो मुज़ाकरात का सवाल ही नहीं पैदा होता। मुज़ाकरात अगर करने थे तो गुज़िश्ता 2-3 रोज़ तक का मार्जिन दिया गया था। आपने इतनी हरासमेंट की, आपने रेड्स किए, घरों में घुस के जो है वो हरासा करने की कोशिश की, आपने लाठी चार्ज की, शेलिंग की, इतनी एक्सट्रीम पोजीशन हुकूमत की जानिब से भी तो ली गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लग ही नहीं रहा था कि किसी भी सूरत एक स्टेप पीछे जाने को तैयार है। लेकिन आज ऑल ऑफ अ सडन हमें नजर आता है कि जी खान साहब ने भी लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो नेचुरली लॉन्ग मार्च का जो डिसीजन था, जो धरना देने के इंटेंशन से आया जा रहा था और जिसके लिए आयशा एक मोमेंटम बिल्डअप किया जा रहा था। आपने देखा कि जिन जिन शहरों में जलसे किए गए उसके शॉर्ट नोटिस पे तहरीक इंसाफ के वो किस तरह से लोग जो है उनकी कॉल पर हाजिर होते थे। बहुत हजारों का मजमा टीवी स्क्रीन पे देखा गया, इससे कोई इनकारी नहीं है। और यही उम्मीद की जा रही थी कि इतना बड़ा मजमा जो है वो आज, और जो कि देखा भी गया आज, हकीकत बात ये है कि जिन्ना एवेन्यू पे 2014 में तो कोई मजमा नहीं था जितना आज मजमा जिन्ना एवेन्यू पे नजर आया सुबह के वक्त। लेकिन इमरान खान साहब के जो जानिब से और उनकी क़यादत की जानिब से जो एक स्टेप पीछे लिया गया, मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब की बात से को सेकंड करती हूँ। और जो हमारे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ तज्जिया होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन इसी किस्म की आई है कि कोई एश्योरेंसेज, गारंटीज मिली गई हैं और दोनों फरीकैन को, सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं। और इमरान खान साहब ब्रिगेडियर साहब सेड कि भाई फास्ट बॉलर है, एक्सट्रीम पे जाके उन्होंने मास मोबिलाइजेशन का तय किया, उसी तरह से वो आगे साबित कदम नजर आ रहे थे और डटे हुए थे अपनी पोजीशन पे। एकदम से जो एक नजर आता है उनकी स्ट्रैटेजी में जो चेंज नजर आता है, परहैप्स सेकंड जो उनका पहला प्लान तो उनका यही था कि जी लॉन्ग मार्च, और इसको कंटिन्यूड एक फेज में नजर आएगा ये। लेकिन आज जो ये बट जो ये हुए हैं, यहाँ से जो ये वापस हुए हैं, लोगों को डिसअपॉइंटमेंट आयशा मेरे ख्याल से जरूर हुई है। लेकिन बज़ाहिर वो सरफेस पे ही चीजें देख रहे हैं। इमरान खान साहब को जो एश्योरेंसेस की बात की जा रही है वो नेचुरली उनका एक ही मुतालबा है और वो मुतालबा है फौरी इलेक्शंस कराने का। अभी खबरें कुछ इस किस्म की भी गर्दिश करना शुरू हो चुकी है कि नून लीग की का एक सेक्शन जो है वो फौरी इलेक्शंस की हिमायत कर रहा है। ये किस किस्म की खबरें जो है वो अब चलना शुरू हो चुकी है। सो गारंटीज जो है वो इनको भी मिली। और आज जो लेजिस्लेशन, जिस तरह से आपने पार्लियामेंट का हवाला दिया, जो लेजिस्लेशन की तरफ जा रही है हुकूमत, वो भी इस बात की निशानदेही है या इस बात की तरफ हिंट करता है कि गारंटीज इधर भी मिली है। पर आज हुकूमत को ज्यादा गारंटीज या एश्योरेंसेज नहीं, मेरे ख्याल से वार्निंग जरूर मिली है। क्योंकि मिफ्ता साहब आपसे कुछ देर पहले कह रहे थे कि जी 2023 में जो है से पहले हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन इमरान खान साहब ने 6 दिन का, मेरे ख्याल से 6 दिन और 10 दिन कोई फर्क नहीं रखता जहाँ पर। लेकिन अलीना पाकिस्तानी सियासत है ना, यू नेवर नो कब यहाँ पर क्या हो जाए। यहाँ पर तो पल पल में सियासत बदल रही होती है, इन्फॉर्मेशन जिस तरह से आ रही होती है, समटाइम्स समझ ही नहीं आता कि
जैसे इमरान खान साहब धरना देने के लिए गए और अचानक से वहां पर जाकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि धरना नहीं बल्कि 6 दिन का अल्टीमेटम। अतर साहब, ये जो एश्योरेंसेस की बात की जा रही है, चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी ये खामी है कि मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ और मैंने बहुत धोखे खाए हैं। अब भी आपको लगता है कि ये जो एश्योरेंसेस उनको दी जा रही हैं, ये जो भी गारंटी उनको दे रहा है, उनकी बात पर उन्होंने यकीन करके ये धरना खत्म किया है या अब भी उनको धोखा मिल सकता है? देखिए, ऑब्वियसली जो सियासी लीडर होता है वो कुछ चीजों को सामने मद्देनजर रख के फैसले करते हैं। आई डोंट नो वो किन धोखों की बात कर रहे थे। किसी चीज में हो सकता है उनको धोखा भी हुआ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ऐसे मौके के ऊपर जहां पे उनकी सियासत पूरी स्टेक के ऊपर है, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उसको एकदम से खत्म किया। यकीनन कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में हो रहा है और मेरे पास भी कुछ इतलात हैं जो कल शाम तक थोड़ी बहुत मेच्योर भी हो जाए शायद। तो वो इस तरह की बातें तो हो रही हैं कि पीछे राब्ते भी हुए हैं और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी बातचीत का जिक्र किया अपने खिताब के दौरान कौमी असेंबली के अंदर। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ ना कुछ पीछे चल रहा है। और अगर देखें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्ता हो रहा है तो ये तो बड़ी एक अच्छी चीज है, होना चाहिए। सियासत में अगर राब्ते खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल आप बातचीत नहीं करेंगे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर सड़कों के ऊपर फैसले होंगे जो ना मुल्क के हक में ना किसी सियासी जमात के हक में। तो यकीनन इस तरह की खबरें तो हैं कि हुकूमत और अपोजिशन हो सकता है कि किसी चीज के ऊपर इत्तेफाक कर लें और चीजें इंतखाबात की तरफ जाएं, लेकिन अभी ये अर्ली स्टेज है। जब भी इस तरह की कोई चीज होती है, अब ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें सामने आ रही होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें आगे बढ़ रही होती हैं। लेकिन एक वाकया, एक इंसिडेंट, एक कोई ऐसी चीज, एक कोई ऐसा बयान इस तमाम चीज को खत्म कर सकता है और आप दोबारा जो है स्क्वायर वन पे आ जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस तरह की इतलात तो है मार्केट। बिल्कुल है। और दूसरा, जिस तरह से इमरान खान साहब ने धरना ख़त्म किया, डेफिनेटली बैक एंड पे क्या हो रहा है ये अभी बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए था कि ये इत्तेहादी हुकूमत जो है ये हमें कॉन्फिडेंट नज़र आती है। अगर इनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर देखा जाए, आज भी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई या असम्बली हॉल में हमने देखा जिस तरह से उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज थी, आपको लगता है कि ये इस हुकूमत को जो खुश होना चाहिए था इस धरने के ऐलान ना करने से इमरान खान साहब के, वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग बिहाइंड? देखिए, जहां तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, ये इस हुकूमत को पता है कि इनके लिए लेजिटिमेसी का क्राइसिस है। इस हुकूमत के पास वो मैंडेट नहीं है जिनकी इनकी ख्वाहिश है कि इनके पास हो, और यही वजह है कि ये पहले तो फैसला ही नहीं कर पा रहे थे। अब जब फैसला आया उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ये किस किस्म का इनका रद्द अमल है। और दूसरा, फिर जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान के मार्च को रोकने की कोशिश की, कहा कि 15 बंदे भी नहीं आएंगे, इमरान खान को हम आने नहीं देंगे, फिर भी उसके बावजूद मार्च यहाँ पे पहुंच गया। इस्लामाबाद में जो शेलिंग हुई, मैं खुद वहां पे मौजूद था, अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह की शेलिंग हमने कभी नहीं देखी। रबर की गोलियां भी ये लोग चलाते रहे डी चौक में। तो सब कुछ करने के बावजूद फिर भी अगर ये लोग इस पहुंचे हैं इस नतीजे पे कि बातचीत से मसाइल हल होंगे, तो ये इस किस्म की ऑफर तो पहले भी हो सकती थी, पहले भी बातचीत हो सकती थी। जरूरी था कि लोगों के घरों पे छापे मारे जाते, चादर और चार दीवारी का जो भी है उसको उसका तकद्दुस पामाल किया जाता, उसके बगैर भी ये सब कुछ हो सकता था। लेकिन इनकी नेचर में नहीं है, जमहूरी नेचर नहीं है। इनकी नेचर ये है कि ये आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे। जब आप नहीं दबेंगे, नहीं डरेंगे, तो फिर ये कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज हमने देखी। लेकिन लास्ट चीज ऐड करूंगा कि चाहे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ या गुज़िश्ता रोज जो पाकिस्तान के शहरियों के साथ जो पुलिस ने तशद्दुद किया या रियासत ने तशद्दुद किया, उसमें सिर्फ नून लीग शामिल नहीं है। ये जरदारी साहब, शहबाज साहब, मियां साहब, असफंजान वली साहब, मौलाना साहब, ये सबको क्रेडिट जाता है। तो कौम को मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इन सबको क्रेडिट दीजिएगा, सिर्फ नून लीग के ऊपर ना मलबा डालिएगा। सही है। ब्रिगेडियर साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो खिताब किया है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि किसी के घर पे कोई छापा नहीं मारा गया, कोई चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया गया। सर, सबने देखा वो वीडियोस, जिस तरह से दीवाने फलांग फलांग कर पुलिस एहलकार जो हैं लोगों के घरों में दाखिल हुए, जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा के गेट जिस तरह से तोड़ा गया, ब्रेक इन किया गया। तो सर, ये लोग क्या समझते हैं? क्या ये वीडियोस, ये सब चीज़ें, ये तस्वीर आम आवाम नहीं देखती है कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कह रहे हैं कि किसी के घर में नहीं घुसे, किसी के घर में छापा नहीं मारा गया? देखें, Who was the Chief Minister of Punjab जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था 2014 में, 8 साल पहले? यही थे ना अपना मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जी। तो उस वक्त भी पूरी
दुनिया ने, नॉट ओनली पीपल इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने लाइव देखा जिस तरह कल पूरी दुनिया ने लाइव देखा कि कैसे सानिया मॉडल टाउन के इमेजेस जो हैं उसकी याद कैसे कल ताज़ा हुई है। इसी तरह वो एक्शन, तोड़ फोड़, पुलिस वाले भी तोड़ रहे हैं, नकाबपोश लोग, ये एक नया फैक्टर आ गया पाकिस्तान की। आप समझे, मैं आप सियासत कहूँ या क्या कहूँ, कि पुलिस जब जाती है उनके साथ निकाबपोश लोग सिविल कपड़ों में होते हैं और डंडे होते हैं। उनका काम सिर्फ ये होता है कि गाड़ियां तोड़ो, बसें तोड़ो, लोगों को मारो निकाल के जबरदस्ती। और ये जिस तरह परसों रात को लोगों के घरों पे छापे पड़े और फिर एक कांस्टेबल की डेथ भी होगी जब वो जंपिंग कर रहे थे उस ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर के घर में। तो ये तो इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। तो मुझे ये लगता है कि दोज हु आर इन पावर राइट नाउ, ये एक देव जिसमें एक अंग्रेजी में कहते हैं कमिंग बैक विद अ वेंजेंस, कि हम 4 साल हमने इस पीटीआई गवर्नमेंट के दौर में हमने बड़ा सफर किया है, अब हम जब पावर में आए तो अब हम इनको सबक सिखाएंगे। इनरिस्पेक्टिव कानून क्या है, लॉ क्या है, आइन क्या कहते हैं, जितना। और कराची में आप देखें, मैं हैरान हूँ, कोई चीज लाहौर से ज्यादा कराची में स्ट्रेट गन्स जो हैं, बंदूकें, वो लोगों को एम करके लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। और वो कौन से? कराची की SLU जो स्पेशल पुलिस फोर्स है, कमांडो फोर्स अपना सिंध गवर्नमेंट की। और जाहिर बात है दैट मींस दी, तो ये सारे ये मैं समझता हूँ इकट्ठे होके इन्होंने ये किया। खवातीन के साथ जो किया गया है, कौन पुलिस का बंदा है पंजाब का जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को नहीं जानता? सारी दुनिया जानती है और मालूम है कि अभी शी इज जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम कैंसर और उनको जो है उनको छोड़ा नहीं गया। सो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बर्बरियत और जुल्म हमने देखा है, दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड। इस्लामाबाद में सुबह 2, 2:30, 3 बजे तक इतनी खौफनाक शेलिंग हुई है। वो लोग अब कह रहे हैं कि जो एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल थे, पता नहीं वो एक और क्या चक्कर है। थाउजेंड्स ऑफ शेल्स वर फायर्ड। और इम्पोर्टेंट चीज आप देखें, कभी इस्लामाबाद में आग नहीं लगी आज तक, मुझे नहीं याद। पहाड़ों में लगती है, मरगला में जब गर्मी होती है तो वो कोई वहां पे किसी से गलती हो जाती है तो आग लग जाती है, फिर बाद में बुझाई जाती है। ये तो मेन ब्लू एवेन्यू वाज ऑन फायर, नेवर सीन, never heard about this thing before in the history of Pakistan, in the history of Islamabad. सर छोटे-छोटे बच्चों को आपने देखा है वो किस तरह से वहाँ पर जो फैमिलीज आई हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके बारे में कौन बात करेगा? नहीं, और दूसरी बात देखें आप, जो मर्जी हम कहते हैं कि इमरान खान की ये ब्लंडर्स हैं, ये उनके फ्लॉज हैं, ये उनके यू टर्न्स हैं, अभी भी मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। लेकिन आप देखें कि जो लोग आए हैं, एक खातून, वो मैं कहता हूँ इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स के लिए बेस्ट पिक्चर अवार्ड जो है ना, अगर लेना हो तो ये पाकिस्तान उनके इमेजेस मिलेंगे। एक खातून बैठी है कराची में, 2 बच्चे उसकी गोद में, एक 8 महीने का, एक 2 साल की बच्ची। इसी तरह इस्लामाबाद में छोटे बच्चे बच्चियां जो है वो आई हुई हैं, और टीयर गैस क्या उनकी हालत है, खवातीन जमीन पे लेटी है। यार व्हाट हैज हैपेंड, इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। सॉरी मैं जरा सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो गया हमें, पाकिस्तान को क्या हो गया, व्हाट हैज हैपेंड। और मैं फिर एक और नैरेटिव देता हूँ, हो सकता है कि इमरान खान के ज़हन में ये बात आई हो कि भाई ये बहुत बर्बरियत होगी, बहुत जुल्म हो गया उनके जो लोग आए थे। और लोग ये भी नहीं है कि सारे पीटीआई के लोग थे, मैं समझता हूँ आम लोग भी थे उसके बीच में। इस्लामाबाद पिंडी के शहरी भी आगे थे कि वो मजीद उनका नुकसान ना हो, तो ही थॉट लेट मी विड्रॉ एट दिस टाइम, एंड जिसको कहते हैं ना लिव टू फाइट अनदर डे। शायद ये भी उनकी ये भी हो सकता है। और इस सारी बिल्कुल ब्रिगेड साहब, इस सारी सिचुएशन में हम ये भी देख रहे थे कि कोई तो बीच में आए जो इस मामले को हल कराए। अलीना, फिर इसमें हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीच में आई और उन्होंने कहा कि हम साजिश का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया और कहा कि किसी को बेजा तंग ना किया जाए, बेजा हिरासा ना किया जाए। उसके बावजूद जो शेलिंग होती रही इस्लामाबाद के अंदर, जिस तरह से आंसू गैस के शेल फायर किए गए, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ें अदालती हुक्म के बावजूद होती रही। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अदलिया के ऊपर भी तनकीद की जा रही है कि हमने तो कंटेन कर लिया था इस सारे लॉन्ग मार्च को, लेकिन अदालती फैसले के बाद ये सारी सूरत हाल हुई है। मेरे ख्याल से आयशा सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ मीडिया दिखाता रहा है। सोशल मीडिया पे अलबत्ता एक डिसइंफॉर्मेशन का सिलसिला जो है, जिसमें बड़ी हुकूमती सपोर्टर्स जो है उसमें इन्वॉल्व नजर आए। और माजरत के साथ चंद हमारे सहाफ़ी बरादरी से भी लोग जो है
वो भी 2014 और उस किस्म की इमेजेस जो है तब के शेयर करते रहे बगैर उसको किए। मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे मौकों पे ना हमें बड़े जिम्मेदाराना एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का भी मुजाहिरा करना है। आपने जिस तरह से कहा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, मामले को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई, फरीकैन को कहा गया और माजरत के साथ जो हुकूमत ने भी पिटीशन लेके गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वो बैकफायर आज कर गई, उड़ा के बाहर फेंकी गई है। ये पीसफुल पुरअमन मुजाहिरीन थे आयशा। इमरान खान साहब ने अपना जो एक उनका जो टारगेट था ना कि जी डी चौक तक पहुंचना है और जो कॉल दी गई थी कि जी हर रुकावट को अबूर करके पहुंचना है, वो चीज तो अटेन कर लिया। रुकावटें अबूर, कितनी रुकावटें नहीं खड़ी की गई। मेरे ख्याल से हुकूमत के सफ़ों में पैनिक नजर आ रहा था, जिसकी वजह से पहले से क्रैकडाउन का अमल जो है शुरू हो गया था और ये पैनिक जलसों की तादाद देख के ट्रिगर जरूर हुआ है, क्योंकि जलसों में अगर उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं होता तो हुकूमत बहुत आराम से बैठी होती। एक तरफ से नून लीगी क़यादत जो है वो ये कहती रही, बशमूल उनकी नायब सदर मरियम नवाज साहिबा, कल मुसलसल यकी बाद दीगरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला भी आप देख रही थी, बार बार आके अवाम को बताया जा रहा था कि आपने नाकाम बना दिया है इनकी लॉन्ग मार्च और 200 तादाद है, 500 तादाद है और 200-500 तादाद के लिए हशर ये था कि रावलपिंडी और डी चौक में बार बार शेल्स जो है वो बोरियां उसकी मंगाई जा रही थी, बार बार मजीद जो है वो लाके भरे जा रहे थे ताकि अवाम पे जो है वो शेल्स का इस्तेमाल किया जा सके। और शेल्स भी इस तरह वैसे अलीना एक चीज मैं सोच रही थी और हम ये डिस्कशन भी कर रहे थे कि जिस तरह से हमें कल पुलिस एक्टिव नजर आई है, अगर इससे 50% भी आम दिनों में एक्टिव हो तो शायद हमारे मुल्क में ये जो दहशतगर्दी और ये जराइम है ये शायद ना हो जिस तरह से कल इन लोगों ने काम किया है। आपकी जो ये आपके फ्रंट लाइन, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मुझे बड़ा दुख भी हुआ है इस बात पे आयशा कि आपने पुलिस और अवाम में ऑलरेडी एक डिस्ट्रस्ट होता है, आपने ऑलरेडी इस डिस्ट्रस्ट को मजीद आपने बढ़ा दिया है कि जी अवाम जो है उनको ट्रस्ट ही ना करे कभी। ये फोर्स को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हुकूमत की जानिब से ये बड़ी ओछे हथकंडे मेरे ख्याल से इस्तेमाल किए गए कि आप अपनी फोर्स को ला के अवाम के सामने खड़ा कर दो और अवाम को उनके खिलाफ कर दो। ये कहाँ का मतलब इंसाफ है। और वो मुजाहिरीन जो अनाम थे, जिनके पास एक असला नहीं था, जो कोई शेल्स के साथ नहीं आए थे, वो आए थे यहाँ पर अपने लीडर की कॉल पे, आपने उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से महरूम करने की कोशिश की। तो ये तो मेरे ख्याल से चार्ज जो है वो ज्यादा हुकूमत पे जाता है। मैं यहाँ पे ये भी जरूर कहना चाहूंगी आयशा कि अगर मरियम नवाज साहिबा की आज आप देख रही होंगी कि आज जो मीडिया से खिताब भी करी थी उसमें टोन एग्रेसिव नजर आ रही है, एक एग्रेशन नजर आ रहा है क़यादत में। फ्लोर ऑफ द हाउस वो एक अलग है। आपको पता है कि नून लीग भी जो है उसकी जो अंदर बटी हुई जो है वो जो एक तासुर है कि जी नून लीग के अंदर एक सेक्शन है जो कि बहुत एग्रेसिव चल रहा होता है, इदारों के खिलाफ जो है बड़ी बयानबाजी कर रहा होता है, और एक सेक्शन है गुड कॉप बैड कॉप। बिल्कुल, जो शहबाज शरीफ साहब की आज टोन नजर आ रही थी वो हमेशा से एक इस पे बिलीव करते हैं कि जी रवाबत भी रखे जाए, इदारों के साथ भी चलना है। शहबाज शरीफ साहब बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं और एक उनकी टोन में जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही थी। वहां पे मरियम नवाज साहिबा में एग्रेशन नजर आ रहा, बिकॉज आपने गुज़िश्ता रोज आप जो कह रहे थे हालात उसके बरक्स थे, मंजर आम पे जो नजर आ रही थी, जो कैमरे की आंख दिखा रही थी वो उसके बरक्स नजर आ रही थी। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब एट द एंड ऑफ द डे वो अचीव कर चुके हैं बहरहाल जो उनको अचीव करना था, अदरवाइज वो यहाँ से जाते नहीं। इसका जो आज क्राउड देखी गई है और जितने लोग यहाँ पर आए हैं आयशा, इसका एक क्वार्टर था 2014 में जब 126 दिन का धरना दिया गया था। तो आज मेरे ख्याल से इस पर इमरान खान का वापस जाना बगैर गारंटीज के, वही वाली बात पे आ जाता है कि बगैर गारंटीज के नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पे पेट्रोल की कीमतों पे भी जरूर एक बात करना चाहूंगी कि हुकूमत जो है ऑब्वियसली एक मुश्किल हालात है, मुल्क जो है इस वक्त किसी भी एक मुश्किल मजीद मुश्किलात का जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा उसके लिए इस चीज़ को एक खुशउस्लूबी के साथ एक तरफ लेकर भी आना है और उसके लिए फौरी इलेक्शंस का मुतालबा जो है वो किस हद तक है वो आगे आने वाले दिनों में वो चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मुश्किल हालात में हुकूमत ने चार्ज संभाला है, बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे उस वक्त तक जब तक इस हुकूमत को टॉपल नहीं किया गया। लेकिन अलीना जानते हुए चार्ज संभाला है ना कि आगे ये फैसले करने पड़ेंगे, तो अब डेफिनेटली उनको करने पड़ेंगे अगर वो चाहते हैं। अब तो उन्होंने ये एडवेंचर कर लिया। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अतर काज़मी साहब, ये इमरान खान साहब ने इससे पहले जलसों की जो पूरी सीरीज़ की उसमें खिताब के दौरान आपने भी सुना होगा, यकीनन आप मौजूद भी थे उनमें से चंद जलसों में,
वो ये कहते थे कि ये हुकूमत आई इसलिए है ताकि अपने केसेस ख़त्म करे, नैब का इदारा ख़त्म करे, जो EVM मशीन है उसको ख़त्म करे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक जो है उसको ये छीनना चाहते हैं। और आज की जितनी कानून साजी हुई है उसमें तो हमें यही सब कुछ नज़र आया है। जी देखें, इन लोगों ने कौम को मायूस नहीं किया और इमरान खान साहब को भी मायूस नहीं किया। अब कम से कम ये नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब का हर बयान जो है वो गलत बयानी पे है। कुछ चीजें तो इन लोगों ने खुद साबित कर दी वो, और इनका एजेंडा ये है। और पहले भी आपको याद है कि जब FATF का मामला आया था उस वक्त भी इन्होंने कुछ तरामीम वगैरह पेश की थी जो नैब लॉज के हवाले से थी। उसके बाद जब से ये हुकूमत आई इसके ऊपर मसलसल तनकीद हो रही है कि ये फैसले नहीं कर रहे, इकोनॉमिक फैसले नहीं कर रहे, सियासी फैसले नहीं कर रहे, लंदन जाके बैठ गए। लेकिन ये तनकीद भी जो है ना मुझे थोड़ी सी बेजा लगती है, इसलिए कि जो ही ये हुकूमत आई थी इन्होंने फौरन अपने नाम ECL से निकाले, इन्होंने फौरन जो FIA के अंदर अफसरान थे उनके तबादले किए, अपने केसेस को लुक आफ्टर करना शुरू किया। तो अपनी जात के लिए और खुद को फायदा पहुंचाने के लिए तो इन्होंने फैसले फौरन किए थे। और वही तो असल की स्पीड है। बाकी वो जो स्पीड मशहूर है वो तो आपने भी देख ली, मैंने भी देख ली कि 1.5 महीना हो गया हुकूमत को ना समझ आता है कि हुकूमत पंजाब के अंदर किस तरह चल रही है, ना वफाक में किस तरह चल रही है। लेकिन अगेन जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कि जब कौमी मफाद में फैसले करने हो तो वो डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं। जब जाती मफादात के लिए फैसले करने हो तो फिर वो लोग जो सारी जिंदगी एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन तराजी करते रहे, इल्जामात लगाते रहे, वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब नून लीग में और पीपल्स पार्टी के अंदर क्या चीज मुश्तरक है? वो उनमें एक ही चीज मुश्तरक है कि दोनों के ऊपर करप्शन के केसेस हैं। अब वो केसेस की उस मसले का हल किस तरह निकाला जा सकता है कि दोनों मिलकर हुकूमत बनाएं और ऐसी कानून साजी करें जिससे उनका फायदा हो। और यही चीज एक चीज है कि ये इनको समझ लगता है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो हमें वोट नहीं देंगे। अगेन दोनों ने मिलके आज ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक भी छीन लिया। वो लोग जो हर साल अरबों डॉलर बेचते हैं। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आई तो काजी साहब, EVM का मामला तो समझ आ गया, इनकी बात मान लेते हैं अगर हम कि जी ये धांधली करने के लिए लेकर आए थे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से इनको क्या मसला है और इनको क्यों यकीन है कि जितना ओवरसीज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट डालेगा? देखिए, इनको एक तो मसला ये है कि ओवरसीज में बिरयानी की प्लेटें ये किस तरह बांटेंगे। वहां पे बिरयानी की प्लेट पे तो कोई वोट नहीं देगा ना, सबसे बड़ा मसला तो इनको ये है। दूसरा मसला इनको ये है कि इनको ये लगता है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो हो सकता है कि वो इमरान खान को वोट दें। ये इनकी गलत फहमी है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह लोग रहते हैं वो भी इसी तरह है। कुछ नून लीग को देते हैं, कुछ पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ JUIF को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये लोग ये समझते हैं कि इनको खदशा है कि वहां से जो वोट आएगा वो ज्यादातर PTI को पड़ेगा और उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। उधर हम जो मरे हुए लोग हैं उनके वोट नहीं डलवा सकते, वहां पे हम 20,000 वोट एक्स्ट्रा नहीं डलवा सकते, वहां पे हम वो जो रवायती हल्के की सियासत है वो नहीं कर सकते। ये इनको मेन मसला है कि जमहूरियत के अंदर इनको सबसे बड़ा मसला जमहूर को से है कि जमहूर को वो हक ना दिया जाए कि जहां पे वो अपनी मर्जी से वोट का हक इस्तेमाल कर ले। और फिर पूरी कौम ने देखा कि सबसे पहले इन्होंने शब खून मारा है लोगों के वोट के हक के ऊपर, और उसके बाद भी फिर ये जमहूरियत के दावे भी करेंगे और ये भी कहेंगे कि हमसे बड़ा कोई जमहूरी रहनुमा इस मुल्क में कोई नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये कहा जाता है जब ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की जाती है इनसे कि आप क्यों उनको वोट का हक नहीं देना चाहते, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि उनको भी एक नुमाइंदगी मिल जाए, कोई हल्का बना दिया जाए। और साथ ये भी कहते हैं कि एक इंग्लैंड या पेरिस में बैठा हुआ शख्स हल्का 130 का फैसला कैसे कर सकता है कि उसको तो यहाँ के हालात का पता ही नहीं है। तो ये उनकी जो तौजी पेश करते हैं किस हद तक आपको जायज़ लगती है? नहीं, देखिए बेसिकली तो बात समझ में आती है कि इमरान खान की जो फॉलोइंग है अपना ओवरसीज पाकिस्तानी में वो सब उसके इतराफ़ करते हैं। और जिस तरह वो ओवरसीज पाकिस्तानी को कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ, जिस तरह एक एग्जांपल है कैसे उन्होंने $4 बिलियन जो है अपने इन्वेस्ट किए हैं या अपना रोशन डिजिटल अकाउंट में पिछले 1.5-2 सालों में, और फिर रिकॉर्ड रिमिटेंसेस $30 बिलियन प्लस की रिमिटेंसेस जो आई हैं इमरान खान के दौर में। तो ये तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का मेजॉरिटी का जो झुकाव है वो जारी बात है PTI की तरफ, और फिर दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर्स आल्सो फॉर PTI। तो इसलिए वो एक डर तो है कि इतने बड़ी 90 लाख अपना ओवरसीज में अगर 60-70% जो है वो वोट करते हैं PTI के लिए तो एक बहुत बड़ा उससे फर्क पड़ेगा इन दी नेक्स्ट इलेक्शन। तो इस फैक्टर को उन्होंने टोटली अपना ख़त्म किया है। लेकिन मैं
ये आपको कहूँ कि मुझे ये लग रहा है अगले इलेक्शन जो है, ईवीएम तो वैसे ही आउट हो गया, मेरी नज़र में अगले इलेक्शन की जो गोइंग टू बी वेरी हेविली रिग्ड इलेक्शन, जिस तरह हमारे रवायती इलेक्शन होते हैं, थप्पा माफिया, बैलेट बॉक्सेस चोरी होंगे, बैलेट बॉक्सेस में फेक जो हैं वो बैलेट पेपर डाले जाएंगे, छापे जाएंगे, जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको ब्रीफ किया जाएगा, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में एक कल्चर है इलेक्शन का। और उसके बाद नादरा की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे उस मामले में। जो इन मौजूदा हालात में देख रहा हूँ कि जो बड़ी तादाद में फेक वोटर्स हैं, जो लोग मर भी गए, दुनिया में भी नहीं है, उनके भी वोट बने हुए हैं, जाली वोट है, जाली आईडीज हैं। देखा है पीछे सिर्फ में कितने केसेस निकले हैं ये पिछले 1.5 साल के अंदर। तो अच्छी उम्मीद नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दी। और सर एक और चीज़ हमें ये माइंड में रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब जो कि अपनी बात मनवाने के लिए फिर वो तो मैदान में आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। अगर ऐसा ही हुआ, जो कि लग रहा है कि अब ये सारी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, ईवीएम, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट, उसके बाद नैब का तरमीमी बिल जिस तरह से इन्होंने ख़त्म किया है, फिर दोबारा से अगर रिगिंग होती है, धांधली होती है, तो फिर हम यही मनाजिर एक मरतबा फिर से अलीना देखेंगे पाकिस्तान की सड़कों पर वफाकी दारुल हुकूमत में। मेरा ख्याल से अभी तो कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ का जितना एक्सट्रीम रिएक्शन वैसे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ पर ओवरसीज लेफ्टी के किस तरह से आने वाले दिनों में आके ये अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजाइज करते हैं अपने आप को। बट जिस तरह पैनलिस्ट ने कहा कि 9 मिलियन का एक बहुत बड़ा चंक होता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बिल्कुल ही समझती है कि ये एक मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई वोट है। और इन्होंने जाते जाते क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये अमेंडमेंट्स की और ओवरसीज और इनको इनेबल कर दिया कि भाई ये वोट कर सके, और जो अमेंडमेंट्स की वो चाहते थे कि नए वाले ये लॉर्ड चाहता था कि जी वो अंडू करे जो ये करके गए हैं। लेकिन अभी भी आयशा मेरे ख्याल से इलेक्शंस को आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ बनाने के लिए इमरान खान साहब का जो एक रिजर्वेशन है ना रिगार्डिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अभी भी ये उनके हवाले से इनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सो उसको किस हद तक ये एड्रेस करने में या उनको तब्दील करते हैं, क्या करते हैं, बिकॉज इनके होते हुए इमरान खान साहब का इलेक्शंस के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना, या फिर से क्योंकि आपको पता है गुज़िश्ता इलेक्शंस में वो आरटीएस के बड़े रोने जो है वो पीटे गए, और उसके बाद जो है बड़ा कुछ कहा गया कि जी असेंबलियाँ हम लोग तस्लीम नहीं करते, ये दांधी ज़दा इलेक्शन असेंबलियाँ हैं, और उसी में आके एट द एंड ऑफ द डे सियासतदान जो है वो इलेक्शन में बैठ गए। बहरहाल अखलाकियात की क्या बात करें और क्या इनके अल्फाज की बात करें, सियासत में फिर अगेन हमें दर्ज दिया जाता है कि कोई हद पे आखिर नहीं होता। सो लेट्स सी कि किस तरह से सिचुएशन डेवलप होती है। लेकिन इलेक्शंस में जाएंगे तो रिजर्वेशंस के साथ जाएंगे, और रिजर्वेशंस उससे पहले किस तरह से एड्रेस होती है, कौन मीडिएट करेगा उनको एड्रेस करने में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अतर काज़मी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये लोग खुद मानते हैं कि एक राय ये भी पाई जाती थी, कुछ लोग ये भी कहते थे कि हमें असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, हमें असम्बलियों में बैठकर भी सड़कों पर भी करें, जलसे भी करें, लेकिन असम्बली के अंदर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और इस हुकूमत को टफ टाइम दें। आज की जो कानून साजी हुई है, आपको नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती असम्बली के अंदर तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा सकती थी, हुकूमत के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकती थी इस कानून साजी को रोकने के लिए? देखिए, ऑपोजिशन तो इस वक्त भी वहाँ पे मौजूद है। राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर हैं। राजा रियाज साहब तो कहते हैं कि अगला इलेक्शन उन्होंने नून लीग के टिकट से लड़ना है, तो फिर उनको फिर ऑपोजिशन लीडर तो ना कहे ना आप। जी वही मैं उसी तरफ आ रहा था। तो ये वो जमहूरियत का आइडियल मॉडल है जो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ने इस मुल्क के लिए पेश किया है कि ऑपोजिशन लीडर अगली दफा हमारे टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा। तो ये वो जमहूरियत है, ये वो जमहूरी रवायात हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ था सिंध हाउस से, उससे पहले जिस तरह जो कुछ होता रहा वो भी हमारे सामने है। अगर इमरान खान इस वक्त इस असेंबली के अंदर बैठते तो क्या आप समझती हैं कि कोई क्रेडिबिलिटी उनकी बचती, या इस सिस्टम के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी है कि जिस सिस्टम के अंदर सिंध हाउस के अंदर जिस तरह लोगों को बुलाया गया, उनको बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों के ऊपर डाल के लाया गया, पंजाब के अंदर
एक बारात की तरह एक बस को हायर किया गया। उस बस के अंदर ऐसे जिस तरह माएँ बहनें साथ जा रही होती हैं, दूल्हे के सेल्फियां ले रही हैं, वो बारात गई एक होटल के अंदर, वहां पे जनाब वो वज़ीर आला मुंतखब हुआ। ये क्या इस सिस्टम की कोई क्रेडिबिलिटी है? इस सिस्टम के अंदर बैठना, सिस्टम से मेरी मुराद ये जो जमहूरी सिस्टम इन्होंने आज हालिया अरसे में हमने देखा है, उसके अंदर तो जो भी बैठेगा उसकी जीरो क्रेडिबिलिटी है। और अगर इमरान खान इस असेंबलियों के अंदर बैठेंगे तो वो इनकी ये हुकूमत को कबूल कर रहे होंगे, वो ये मान रहे होंगे कि ये एक जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से आए हैं। जब अतर साहब अखलाकी तौर पर आप ठीक बात कर रहे हैं, डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी नहीं बचेगी। मैं ब्रिगेड साहब एक सवाल कर लूं, फिर मैं आपका कमेंट ले लेती हूं। लेकिन सियासी लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नुकसान तो होगा ना। अब राजा रियाज साहब जो खुद भी ऐलान कर चुके हैं कि अगला इलेक्शन वो नून लीग की टिकट से लड़ेंगे, तो डेफिनेटली जो तैनातियां करनी है, निगरान हुकूमत बनानी है, वो भी उनकी मुशावरत से ही होगा। तो और आज जो ये सारी कानून साजियां हुई हैं उसके अंदर भी हमने देखा है कि सियासी तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही नुकसान हुआ है। देखिए, ये जितने भी कानून साजी अगर तहरीक इंसाफ बैठी होती तो फिर भी इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी उन्होंने फिर भी ले लेनी थी, कानून साजी उन्होंने फिर भी कर लेनी थी, लेकिन उस सारे अमल के दौरान इसको लेजिटिमेसी दे देनी थी। आज जो आप क्वेश्चंस उठा रही हैं कि क्या जिस तरीके से कानून पास किए गए, राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर हैं, आज हर कोई क्वेश्चन उठा रहा है, जिसका भी शख्स को थोड़ी सी भी जमहूरी रवायात का, आइन का थोड़ा सा भी पता है, वो इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है। अगर इमरान खान वहां बैठेगा तो वो इनको लेजिटिमेसी देगा। तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान असेंबली के अंदर बैठते तो उनकी सियासत को नुकसान होता और ये सिस्टम उनका सियासी गला गौंट देता और अगले इंतखाबात के अंदर उनको मुस्लिम लीग काफ बना दिया जाता, 30-40 सीटें दी। तो इमरान खान की बका उसी में है कि वो सड़कों के ऊपर अपना मुकदमा लड़े और इंतखाबात में फिर फाइनल फैसला करें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं जो भी बात कहूंगा शायद आपको बड़ी अजीब लगे, लेकिन इस पे मैंने कल ट्वीट भी किया, थोड़ी डिबेट भी हुआ सोशल मीडिया पे। देखिए, असद उमर साहब ने कल एक लाइव प्रोग्राम में अपना एयरवाई चैनल पे ये उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि अगर आपकी ये बातचीत होती है गवर्नमेंट के साथ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के यू गो बैक टू द पार्लियामेंट। अब जारी बात है, मेरे कान खड़े हो गए उस वक्त। असद उमर साहब ने जो जवाब दिया, गोलमोल जवाब, उन्होंने कहा बहुत सब चीजों पर सोचा जा सकता है। इस तरह की चीज मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले इनके एक पीटीआई के लीडर से सुनी थी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मुझे कोई ऐसे, मेरी सिक्स सेंस कहती है, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जनाब असेंबली डिसॉल्व करो, इलेक्शन करो, लेकिन फिर ये क्यों इस किस्म की बात कर रहे हैं और बड़ी गोलमोल बात करते हैं कि हाँ असेंबली में जाना जो है वो सोचा जा सकता है। इसका मतलब ये कि अगर जो बातचीत चल रही है, जिस लेवल पे जिसके साथ भी हो रही है, शायद उनकी तरफ से भी ये प्री कंडीशन हो कि जनाब सब कुछ हो जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएंगे, ये यू गो बैक टू द पार्लियामेंट। यही बात आज वज़ीर आज़म साहब ने भी की है ना कि पार्लियामेंट फैसला करेगी और हम कमेटी भी बना देते हैं। इसी तरह की उन्होंने आज ऑफर कराई है। तो ये कमेटी बनाएंगे, कमेटी खेलेंगे। और आपने एक चीज नोट की है कि ये इन्होंने, ठीक है, डिप्टी जो साबिक डिप्टी स्पीकर थे, एक्टिंग स्पीकर सूरी साहब ने इनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली, लेकिन जो नए स्पीकर साहब आए हैं उन्होंने कहा कि जी हम इनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो मामला ओपन चल रहा है। और याद रखें 2014 के धरने के बाद जो रिमेंबर क्या हुआ था, साहब ने क्या कहा था, when they went back into शाह महमूद कुरैशी साहब इनको वापस असेंबली में लेके गए थे, रिमेंबर इनके। बिल्कुल। तो you don't rule out anything in Pakistan। क्या हो रहा है सबसे पर्दा हमें नहीं मालूम, we don't know, so you can be up for a lot of surprises। सही। अच्छा अलीना, अब से थोड़ी देर पहले एक खबर ये भी चल रही थी कि वज़ीर दाखिला साहब ने ऐलान किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं महमूद खान साहब, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि वो सूबे के वज़ीर आला हैं और वो अपने कारकुनों और पुलिस के हमरा विफाक पर हमलावर हुए हैं जो गैर आइनी है। तो ये फिर मामला ये किस तरफ जाएगा, या फिर ये सिर्फ ऐलानात ही, जिसको हम प्रोपेगेंडा कहते हैं कि आप मीडिया पर आकर कोई भी खबर दे दें, चलवा दें और उसके बाद ठीक है अपने मुखालफिन को जो भी आपने डराना है धमकाना है ताकि वो पीछे हो जाए? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ किसी हद तक तो परस्यू करेंगे, लेकिन क्योंकि इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस ली जा चुकी थी कल तक आयशा, उससे फौरन रिवर्ट उस तरह से करना, उसके लिए मतलब फेस सेविंग का तो उनको मौका मिल गया है। बट अभी भी मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐलानात जो है वो बड़ा उसको वो फिजल आउट होते हुए जो वो इंटेंसिटी है
वो थोड़ा तो टाइम जाहिर है लगाएगी। बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन, बड़े बहुत हाई पिच पे जाके बड़ी बातें की गई थी, बड़ा कुछ कहा गया था। ये वजीर दाखिला साहब भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं तो हैरान थी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल की गई हैं। अगर यही अवाम के मसाइल के हवाले से इतनी कंसर्न अगर हमें हमारी हुकूमत नजर आती तो अब मसाइल जो है वो हल होने की तरफ जो है वो मेरे ख्याल से एक मुल्क जो है वो सिंध की तरफ या सिंध इख्तियार करता हुआ दिखाई दे देता। जितनी कल परेशानी जो है वो तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को लेकर इस हुकूमत को थी, मेरे ख्याल से आधी रात तक भी जो है वो जब तक इमरान खान साहब वो पहुंच नहीं गए जिन्ना एवेन्यू, तब तक ये इनकी नींदें जो है मेरे ख्याल से उड़ चुकी थी। तो बहरहाल अभी बयान जो है वो देखे जाएंगे। आपको पता है नून लीग की कुछ एक सेक्शन है जो कि बड़ी अग्रेसिव चल रही है, स्पेशली दैट सेक्शन इज हेडेड बाय मरियम नवाज साहिबा, जिनकी हमेशा गुफ्तगू में बड़ा अग्रेशन होता है, जिनकी जो भी वो जलसे में जिस तरह से वो अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ा सख्त होता है, बड़ा सख्त लहजा है उनका। तो वो उस लहजे से वो आज भी वो लहजा बड़ा आया था, ऑल्दो कि वो शहीद जो पुलिस कांस्टेबल है वो उस मौके पे वहां पर जाके बात कर रही थी, लेकिन उनके लहजे में सियासत को लेके बड़ी करख्तगी, एक बड़ी बहुत एक हार्श रवैया है जो कि उनके मुखालफिन को लेके। सो मेरे ख्याल से पैनिक है, और प्लस अगर अपनी पोजीशन से विड्रॉ करना पड़ रहा है, फेस सेविंग का मौका ऑप्शन जरूर दिया गया है, लेकिन विड्रॉल जो है अपनी पोजीशन से वो उसके बड़े असरात होते हैं, वो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अवाम जो है वो बिकॉज अवाम जो है वो बड़े पोलिटिकली अवेयर लोग हैं। ये अवाम जो है वो आज भी, मैं बल्कि ब्लू एरिया में देख रही थी, ऑल्दो के मुजाहिरीन बेचारे चले गए थे और बज़ाहिर वो सरफेस पे चीजें देख रहे हैं, उनको तो नहीं पता कि अंदर खाने मामलात क्या चल रहे हैं। तो वो उनमें से इक्का दुक्का फिर भी नजर आ रही थी, खवातीन नजर आ रही थी, बड़ी मायूसी लोगों में बज़ाहिर नजर आ रही है। लेकिन इमरान खान साहब को जानते हुए और मेरे ख्याल से उनका पीछे हटना जो है वो बगैर किसी लॉजिक या बगैर किसी रीजन के तो नहीं नजर आ सकता, नहीं हो सकता। और अतर काज़मी साहब, एक और भी मामला चल रहा है अगर हम बलूचिस्तान की तरफ देखें तो, और वहाँ से भी अब धमकियाँ आना शुरू हो गई हैं। जाम कमाल साहब और उनका ग्रुप जो है उन्होंने अब्दुल कुद्दूस पसिंजो साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, नाकाम हो गई। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि पीडीएम ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम अब सोचेंगे, हो सकता है हम उनको जो हमने हिमायत दी थी तहरीक अदम एतमाद में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वो वापस भी ले लें। तो वहाँ से भी परेशानी आना शुरू हो गई है। तो चारों तरफ से महसूस लग रहा है आपको कि घेरा तंग हो रहा है इस हुकूमत के खिलाफ भी? देखिए, अगर इस हुकूमत को देखें, टोटल उनकी जो मेजॉरिटी है, 1-2 वोटों के ऊपर ये हुकूमत खड़ी है, तो वो किसी टाइम भी गिराई जा सकती है। जिस तरह इस हुकूमत को लाया गया है रात की तारीकी में, इसको दिन के उजाले में 1 मिनट के अंदर फारिग कर दिया जाएगा। काफ लीग के 2 बंदे अगर वापस आ जाएं, बाप पार्टी के 2 बंदे इधर चले जाएं, एमक्यूएम का 1 बंदा उधर चला जाए, हुकूमत तो फौरन गिर जाएगी। तो जब इस हुकूमत को गिराना मकसूद होगा तो वो मिनटों में हुकूमत गिर जाएगी। सही। अलीना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाही थी, आपने इत्तेहादियों की बात की, मेरे ख्याल से आज को ये जो सख्त फैसला जो इस हुकूमत ने लिया है, बिल आखिर जाके इतने अरसे के बाद जो डिसीजन नहीं ले पा रही थी, और 30 रुपए जो ये पेट्रोल बढ़ाए हैं, इस क्या बहाने इस मतलब इस डिसीजन को जवाज बना के, इसको बहाना बनाकर बड़े इत्तेहादी मेरे ख्याल से इनकी सफ़ों से निकल जाएंगे, जो बजाय नजर आ रहा है। लेट्स सी, अब आने वाले दिनों में ये पता चल भी जाएगा। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास खत्म हो गया, हमारे मेहमानों ने हम किया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।